1971 की पाक भारत जंग में मेरी पोस्टिंग लाहौर कर दी गई। मैंने अपने आर्मी ऑफिसर से कहा कि मैंने लाहौर नहीं बल्कि अपनी यूनिट 6 पंजाब में जाना है, जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में थी। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में वाना और सवात जैसे मुश्किल हालात थे। मैं यूनिट 6 पंजाब में तबादले के बाद कराची से मशरकी पाकिस्तान चला गया और मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने तक वहीं रहा। यहाँ पहुँचने पर मुझे FDL कंपनी भिजवा दिया गया, जहाँ मुझे अपने साथियों के साथ जेसोर से निकलकर दुश्मन की तरफ पेशकदमी करनी थी। हमारे पास ना तोपखाना, ना आर्मर्ड और ना इन्फेंट्री थी और लड़ने वाली इन्फेंट्री दिन ब दिन कम होती जा रही थी। जेसोर से निकलकर दुश्मन के ऐन करीब हमने जमीन में खुदाई की और अपनी गन्स को फिट कर लिया। ये रात का वक्त था। जब सुबह का सूरज चढ़ा तो दुश्मन की भारी नफरी ने हमारी तरफ आना शुरू कर दिया। उस वक्त हम तकरीबन 25 से 30 अफराद थे। जब हमने भारतीय सोल्जर्स को अपनी तरफ आते देखा तो हमने फायर खोल दिया। इन भारतीय सोल्जर्स ने फौरन से सफेद झंडा लहराना शुरू कर दिया। हमें ये तो पता था कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन जब तक तहरीरी तौर पर हम तक हुक्मनामा नहीं पहुंचता या कमांडर की तरफ से हुक्म नहीं मिलता तो हम पोजीशन लिए ही होते हैं। इतने में एक भारतीय मेजर हमारे पास आया और कहा कि सीज फायर हो गया है, आप अपने हथियार जमा करवा दें। मैंने इस मेजर से कहा कि आप उधर ही रुकें, बॉर्डर की लाइन आप क्रॉस नहीं करेंगे। इसके बाद मैं भारतीय मेजर से मुखातिब हुआ और कहा कि हम अपने हथियार जमा करवा दें और आप हम पर पीछे से फायर कर दें। हमें ये डर था कि अगर हमने अपने हथियार जमा करवा दिए तो इंडियन फौजी हम पर पीछे से हमला कर देंगे। हमने अपने हैवी हथियार का मैकेनिज्म और फायरिंग पिन्स निकाल कर दरिया में फेंक दिए। हमारे पास जो ऑटोमेटिक छोटे हथियार थे, इनको गड्ढे खोदकर इनमें रख दिया और ऊपर से कवर कर दिया। हमने सोचा कि अगर खुदा न ख्वास्ता जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ से निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद इंडियन आर्मी की एक भारी नफरी ने हमें गिरफ्तार कर लिया और कैदी बना लिया। भारतीय आर्मी ने 4 से 5 दिन हमें वहीं रखा और फिर ट्रेन में बिठाकर सिलीपुरी ले गए। मेरे पास कुछ पाकिस्तानी करेंसी थी। उस वक्त बेशुमार इंडियन फौजी मशरकी पाकिस्तान आ चुके थे और मुक्ति बहानी बढ़ के मार रहे थे। मैंने सोचा कि हमें मौका मिलते ही यहाँ से फरार होकर पाकिस्तान पहुँच जाना चाहिए। अभी तक हम शाक में ही थे और कभी सोचा नहीं था कि दुश्मन के सामने हथियार डालेंगे। इससे ज्यादा बेइज्जती हमारी हो ही नहीं सकती थी। उस वक्त हमें कितनी तकलीफ हुई आप अंदाजा नहीं कर सकते। जब हम खुला के बॉर्डर के करीब एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो इन्होंने कहा कि अगर किसी के पास पाकिस्तानी करेंसी है तो आप इंडियन करेंसी में तब्दील कर सकते हैं। मेरे पास 3 से 4 हजार रुपए थे और मैंने वो इंडियन करेंसी में तब्दील करवा लिए और छुपाकर अपने पास रख लिए। बाकी लोगों ने भी करेंसी तब्दील करवाई, मगर इन्होंने खाने पीने की चीजें ले ली। मैंने वो पैसे अपने पास रख लिए और सोचा कि ये किसी वक्त मेरे काम आएंगे। हम सेलीपुरी में 1 से 2 रातें रहे। इंडियन आर्मी का हमारे साथ बहुत बुरा सलूक था। इसके बाद इंडियन आर्मी ने हमें सेलीपुरी से ट्रेन में बिठाया और फतेहगढ़ ले आए। फतेहगढ़ में हमारी तलाशी ली गई। मैंने अपने पैसे 3 से 4 जगह छुपाए हुए थे। कुछ पैसे कमीज के कॉलर को काट कर वहाँ छुपाए थे और कुछ एक खराब सी माचिस में डालकर रखता था। हमारी यूनिट 6 पंजाब में मैं, नादर परवेज, शाहिदुल्लाह जान और साबिक IG पंजाब शौकत जावेद थे। हमने सोचा कि इस कैद खाने से एक सुरंग निकाली जाए। इसके बाद हमने यहाँ से एक छेनी और हथौड़ा चोरी किया और फिर हमने बाथरूम में से सुरंग निकालनी शुरू की। हमारे कैद खाने के साथ 2 इंजीनियर एक डीप लैट्रीन बना रहे थे। हमने यहाँ से सीमेंट और रेत चोरी की और पाउडर के डब्बों में डालकर छुपा दी। वहाँ हमारे पास लोहे की चारपाइयाँ थीं। इनसे तारे निकालकर एक फ्रेम बनाया और फिर इसका एक ढकना बनाया। सुरंग के लिए इतनी जगह की खुदाई की जिसमें से एक आदमी आसानी से नीचे जा सके। लोहे की तारों से बने हुए ढकने से जब सुरंग को बंद करते तो इस पर सीमेंट लगा देते और इस पर पानी खड़ा कर देते ताकि इंडियन फौजी जब चेक करने आए तो इनको पता न चले। ये सुरंग निकालने में हमें 8 से 9 महीने लगे। कई दफा ये हमें इस कैद खाने से बाहर निकाल देते और हर चीज की तलाशी लेते। वो बाथरूम देखते, मगर जिस जगह से हम सुरंग निकाल रहे थे वो जगह ढकी हुई होती और ऊपर पानी खड़ा होता था, इसलिए इनको शक नहीं हुआ। ये तमाम सुरंग हमने एक छुरी की मदद से बनाई। हमें इस कैद खाने में 4 से 5 महीने गुजर चुके थे।
फिर एक दिन पता चला कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब इंडिया आए हैं और बातचीत चल पड़ी है, हम फौरी वापस चले जाएंगे। इसलिए हमने सुरंग खोदना बंद कर दी। मुज़ाकरात फेल हो गए, जेल में रहना इंतहाई मुश्किल था, तो हमने दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया। इस सुरंग की मटकी हमने लोटों और तकियों के गुलाफों में भरकर बगल में दबा लेते और सुबह एक्सरसाइज के वक्त कच्चे सहन के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंक देते। फिर एक्सरसाइज के बहाने इसी मिट्टी पर उछल कूद करते ताकि ये मिट्टी नीचे दब जाए। आखिरकार इस सुरंग की खुदाई के दौरान एक दिन छुरी घास में निकल आई। हम जान चुके थे कि ये सुरंग जेल से बाहर निकल चुकी है। हम सब ने मिलकर तकरीबन 300 फुट लंबी सुरंग खोदी थी, जो अंदर से चूहे के बिल की तरह थी। हमने मगरिब की नमाज अदा की और सुरंग में घुस गए। हम तमाम अफराद बारी बारी सुरंग से निकले, लेकिन किसी को भी एक दूसरे के प्लान का पता नहीं था। वो इसलिए कि अगर कोई पकड़ा भी जाए तो वो दूसरों के बारे में बता ना सके कि कौन किस रास्ते से जा रहा है। पहले हम 3 लोग सुरंग से बाहर निकले और फिर 2 अफराद बाद में हमारे पीछे आए। इसके बाद इंडियन आर्मी को शक हुआ और अलार्म हो गया। सबसे पहले राजा नादर परवेज निकले, इसके बाद मैं निकला और मेरे बाद नूर निकला। दरअसल जब मैं PMA में इंस्ट्रक्टर था तो नूर मेरा स्टूडेंट था। इसको साथ रखने का मकसद ये था कि इसके रिश्तेदार हिंदुस्तान के इलाके जयपुर में रहते थे, जो इंडिया के बॉर्डर के ऐन नजदीक था। हम इस सुरंग से कोहनियों और घुटनों के बल बड़ी मुश्किल से निकले। इस सुरंग से निकलने के बाद हमने एक साइकिल रिक्शा रोका और इसमें बैठकर फतेहगढ़ से अगले रेलवे स्टेशन पर चले गए। फतेहगढ़ के रेलवे स्टेशन पर इसलिए नहीं गए क्योंकि इंडियन आर्मी हमें यहाँ पकड़ सकती थी। हम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि इतने में हमारे पास एक पुलिस वाला आ गया। इसने हमारी हालत देखी और कहने लगा कि इधर क्या करते हो। हमने कहा कि हम गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हमारी हालत इंतहाई बुरी थी और हम जिस्मानी तौर पर भी इंतहाई कमजोर नजर आ रहे थे, इसलिए वो अंदाजा ही न कर सका। इसने समझा कि भूख प्यास के मारे लोग हैं, इसलिए वो दूसरी तरफ निकल गया। इन दिनों होली का त्योहार था, ट्रेनों पर इंतहाई रश था। हम ट्रेन में बैठकर अगले स्टेशन पर उतर गए। फिर मैंने नाई से शेव करवाई और अपना हुलिया चेंज किया। राजा नादर परवेज ने ऐनक लगा ली। नूर ऐनक लगाता था, इसने ऐनक उतार दी और हम सब ने हुलिया चेंज कर लिया ताकि किसी को हम पर शक ना हो। इसके बाद हमने अपने नाम भी तब्दील कर लिए। मेरा नाम सलीम और नादर परवेज ने अपना नाम नईम रखा। इसी तरह हम फुटपाथ और रेलवे स्टेशन पर सोते रहे और जो पैसे बचे थे उनकी मदद से हम बम्बई आन पहुंचे। बम्बई पहुंचने के बाद हमने इरादा किया कि हम यहाँ से नेपाल जाएंगे, लेकिन हमारे पास पैसे खत्म हो चुके थे। फिर उस रात हमने फैसला किया कि 2-3 टैक्सी ड्राइवर को हाईजैक करेंगे और इनसे पैसे छीन लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इनको मार देंगे। लेकिन शुक्र है कि हमें ये सब नहीं करना पड़ा। नेपाल के बॉर्डर पर फैजाबाद एक शहर है। हम फैजाबाद चले गए। फैजाबाद पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। यहाँ हमें एक मुसलमान शख्स मिला तो हमने इससे झूठ बोला कि हमारा मशरकी पाकिस्तान में एक कारोबार था जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, लिहाजा हमें कुछ पैसे चाहिए ताकि हम पाकिस्तान वापस जा सकें। ये शख्स पढ़ा लिखा आदमी था और इसकी सफेद दाढ़ी थी। इसने हमें बड़े गौर से देखा और कहा कि मैं इस कहानी पर यकीन नहीं रखता। आप जेल से भागे हुए पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं। इन दिनों अखबारात में भी हमारे भागने और हमारे हुलिये के बारे में लिखा जा रहा था। फिर इसने कहा कि जिनके बारे में अखबारात में लिखा जा रहा है तुम वही लोग हो। हमने कहा हम तो वो लोग नहीं हैं। इसने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप वही फौजी हो, मगर मैंने आपकी मदद का फैसला किया है। हम 2-3 हफ्तों से जमीन पर सो रहे थे। इस रात हमें पहली मर्तबा बेड पर सोने का मौका मिला। सुबह होने पर इसने अपने बेटे को हमारे साथ भेजा। इसके बेटे ने हमें एक बस पर बिठाया और कंडक्टर से कहा कि इनको काली गांजी उतार देना। ये दरअसल एक बॉर्डर था, जैसे कि वाघा बॉर्डर है। हम बस में इकट्ठे नहीं बैठे बल्कि अकेले अकेले मुख्तलिफ जगह पर बैठ गए। हम बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल चले गए। बॉर्डर से नेपाल की सड़क तकरीबन 60 से 70 मील दूर थी और रास्ते में 7-8 गांव थे। हम इन गांव से होते हुए नेपाल की सड़क पर पहुंचे क्योंकि गांव के लोग इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर लेते थे। इंडिया ने इनके लिए बॉर्डर के साथ साथ ट्रेन चलाई हुई थी। चूंकि नेपाल का अपना सिस्टम नहीं था तो वो इंडियन ट्रेन इस्तेमाल करते थे। उस वक्त मेरे पास 70 से 80 रुपए थे और मैंने ये इंडियन करेंसी नेपाली करेंसी में तब्दील करवा दी ताकि किसी को हम पर शक ना हो।
ہم 7 دن تک پیدل چلتے رہے۔ رات ہم کسی مسجد یا جنگل میں گزارتے، جہاں رات پڑتی وہیں سو جاتے تھے۔ کھانا مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو بھوکے ہی سو گئے۔ اس طرح ہم اٹھتے گرتے ریلوے اسٹیشن تک جا پہنچے، لیکن ہمارے پاس صرف اتنے پیسے بچے تھے کہ ان میں صرف ایک آدمی ٹکٹ لے کر کھٹمنڈو جا سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نادر پرویز کو کھٹمنڈو بھیج دیا جائے۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے بچے بھی تھے، میری تو صرف منگنی ہوئی تھی۔ راجہ نادر پرویز کھٹمنڈو چلے گئے، وہاں پاکستانی سفیر سے ملے، پاکستان میں اطلاع ہوئی اور پھر ہمارا بھی پاکستان جانے کا بندوبست ہوا۔ جب ہم پاکستان پہنچے تو یوں لگا جیسے ہم ابھی قید سے آزاد ہوئے ہوں۔ اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک سکون سا ملا۔ گھر والوں سے مل کر یوں لگا جیسے ہم آج ہی دنیا میں آئے ہیں۔ ہم کافی کمزور ہو چکے تھے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں ستارہ جرأت دینے کا اعلان کیا گیا، مگر یہ تمغہ دینے سے پہلے ہی ہمارے خلاف باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ انڈیا نے ہمیں جان بوجھ کر چھوڑا ہے اور ہم ان کے جاسوس ہیں، جبکہ ہم اتنی تکلیفوں کے بعد اپنے ملک پہنچے تھے، اور بعد میں یہ الزام غلط ثابت ہوا۔